रात का अंधेरा, बर्फ से ढके पहाड़ और 5 दोस्त जो एक बास्केटबॉल मैच देखकर लौट रहे थे, लेकिन वो रास्ते में कहीं गायब हो गए। क्या हुआ उस रात? कौन सा खौफनाक राज छिपा है इन पहाड़ियों के पीछे? क्या वो किसी अनजाने खतरे का शिकार हुए या खुद अपनी मौत के मुंह में चले गए? ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल रोचक कहानियों में। अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद हैं जो अभी तक अनसुलझी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें और खुद को इसकी गहराई में खो जाने दें। बात है 1978 की सर्दियों की रात की, जब युबा काउंटी के 5 दोस्त गैरी मथियास 25 साल, जैक हुइट 24 साल, टेड वेजेर 32 साल, बिल स्टर्लिंग 29 साल और जैकी हेविट 24 साल एक बास्केटबॉल गेम देखकर वापस लौट रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो कभी अपने घर नहीं पहुंचेंगे। उनकी कार एक सुनसान पहाड़ी इलाके में पाई गई, मगर 5 दोस्त लापता थे। महीनों की तलाश के बाद भी उनके बारे में कुछ खास पता नहीं चल सका। कुछ अजीबोगरीब सुराग जरूर मिले, जिन्होंने इस रहस्यमयी गुमशुदगी को और भी गहराई में धकेल दिया। आखिर इन 5 दोस्तों का क्या हुआ? आज इस घटना को 46 साल हो चुके हैं और FBI, डिटेक्टिव्स, पुलिस और मालूम नहीं कितने लोगों ने कोशिश की, पर यह केस आज तक अनसुलझा है। अब जरा इन 5 दोस्तों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1970 के दशक की शुरुआत में गैरी मथियास, जो मैरिसविल, कैलिफोर्निया का निवासी था, पश्चिमी जर्मनी में अमेरिकी सेना में तैनात था। इस दौरान उसे नशे की समस्या हो गई, जिसके चलते उसे स्किज़ोफ्रेनिया का निदान किया गया और उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण सेना से छुट्टी दे दी गई। मथियास अपने माता पिता के घर मैरिसविल लौट आया और एक स्थानीय मानसिक अस्पताल में इलाज शुरू किया। शुरुआत में उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वह 2 बार हमला करने के आरोप में लगभग गिरफ्तार हुआ और अक्सर मानसिक विकार के कारण वेटरन्स एडमिनिस्ट्रेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन 1978 तक वह आउटपेशेंट के रूप में स्टेलाजीन और कोजेंटिन दवाइयों से इलाज कर रहा था और उसके डॉक्टर उसे हमारे सबसे सफल मामलों में से एक मानते थे। मथियास अपनी सेना की विकलांगता पेंशन के अलावा अपने सौतेले पिता के बागवानी व्यवसाय में काम करके पैसे कमाता था। काम के बाहर वह 4 स्लाइटली ओल्डर पुरुषों से गहरी दोस्ती रखता था, जिनमें से 2, टेड वेजेर और जैकी हुइट, मानसिक रूप से विकलांग थे और बिल स्टर्लिंग और जैक माद्रुगा को धीमे सीखने वाले माना जाता था। जैक माद्रुगा भी सेना का पूर्व सैनिक था। ये सभी पुरुष युबा सिटी और मैरिसविल के आसपास रहते थे और अपने माता पिता के साथ रहते थे। इनका सबसे पसंदीदा शौक खेल था। उनके परिवारों के अनुसार जब ये 5 एक साथ होते थे तो अक्सर खेलते या खेल देखते थे। वे एक साथ गेटवे गेटर्स नामक बास्केटबॉल टीम में खेलते थे, जो मानसिक विकलांग लोगों के लिए ही बनाई गई थी। 25 फरवरी की रात गेटर्स टीम का पहला मैच होना था, एक हफ्ते लंबे टूर्नामेंट में जिसे स्पेशल ओलंपिक्स ने आयोजित किया था। जीतने वाली टीम को लॉस एंजल्स में एक हफ्ते का मुफ्त टूर मिलने वाला था। इन 5 दोस्तों ने पूरी तैयारी कर रखी थी। किसी ने अपनी यूनिफॉर्म पहले ही निकाल कर रख दी थी, तो किसी ने अपने माता पिता से सुबह समय पर जगाने की गुजारिश की थी। लेकिन मैच से एक दिन पहले इन सभी ने फैसला किया कि वे रात को चिको जाकर यूसी डेविस बास्केटबॉल टीम का मैच देखेंगे, जो चिको स्टेट के खिलाफ हो रहा था। जैक माद्रुगा, जो गैरी मथियास के अलावा इकलौता था जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था, अपनी कार में उन्हें चिको ले गया, जो 50 मील दूर था। रात के ठंडे मौसम में उन्होंने सिर्फ हल्के कोट पहने हुए थे। मैच खत्म होने के बाद डेविस टीम की जीत का जश्न मनाते हुए वे लोग कार में बैठे और चिको स्टेट से थोड़ी दूरी पर स्थित बाहर मार्केट गए। वहां से उन्होंने कुछ स्नैक्स, सोडा और दूध खरीदा। उस समय रात के 10 बजे थे और दुकान बंद होने वाली थी। उस दुकानदार को ये समूह याद रहा, क्योंकि इतने सारे लोगों के एक साथ आ जाने से उसे दुकान बंद करने में देरी हो गई थी। उस रात के बाद उन 5 को किसी ने जीवित नहीं देखा। उनके घरों में माता पिता उनकी वापसी का इंतजार करते रहे। लेकिन जब सुबह हुई
और वे घर नहीं लौटे तो पुलिस को सूचना दी गई। ये कहानी एक रहस्यमयी मोड़ पर आकर खत्म होती है, जहां उनका अचानक से गायब होना एक गहरे रहस्य की शुरुआत करता है। जैसे ही पांचों लड़के गायब हुए, पुलिस ने युबा और बट काउंटीज के बीच उस रास्ते की तलाश शुरू की जो उन्हें चिको तक ले गई थी। शुरुआत में कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन कुछ दिनों बाद एक रेंजर ने बताया कि उसने 25 फरवरी को ऑरविल क्विंसी रोड के पास ये कार देखी थी। उस वक्त उसने इसे महत्वपूर्ण नहीं समझा, क्योंकि सर्दियों के दौरान लोग अक्सर सिएरा नेवादा की ओर स्कीइंग के लिए जाते थे। लेकिन जब उसने लापता लोगों की खबर पढ़ी तो उसे याद आया और उसने पुलिस को 28 फरवरी को कार तक ले गया। जब पुलिस ने कार की जांच की तो उन्हें अंदर से वही स्नैक्स के खाली पैकेट और सोडा के डिब्बे मिले जो लड़कों ने बाहर मार्केट से खरीदे थे। साथ ही बास्केटबॉल गेम के कार्यक्रम और एक साफ सुथरा कैलिफोर्निया का रोड मैप भी मिला। पर यह कार कहाँ मिली, यही सबसे बड़ा सवाल था। चिको से 70 मील दूर एक ऊंची बर्फीली सड़क पर, जो युबा सिटी या मैरिसविल से बिल्कुल उलटी दिशा में थी। किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि वे वहां क्यों गए होंगे। माद्रुगा के माता पिता ने कहा कि उसे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसने कभी पहाड़ों की यात्रा भी नहीं की थी। पुलिस हैरान थी कि कार क्यों छोड़ी गई थी। कार 4,400 फीट ऊंचाई पर बर्फ के बीच फंस गई थी, लेकिन इतनी बर्फ नहीं थी कि 5 जवान आदमी कार को बाहर न निकाल पाते। जब पुलिस ने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की तो इंजन तुरंत स्टार्ट हो गया और टैंक में एक चौथाई गैस बाकी थी। माद्रुगा की फैमिली का कहना था कि वो अपनी कार को कभी अनलॉक और खिड़की खुली छोड़कर नहीं जाता था। फिर ये क्यों हुआ? जब कार की और जांच हुई तो एक और रहस्य सामने आया। कार के अंडर कैरेज पर कोई खरोंच नहीं थी, जबकि वो पहाड़ी रास्ते पर काफी दूर तक चली थी। या तो ड्राइवर ने बहुत सावधानी से ड्राइव किया था, या फिर वो उस रास्ते से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। लेकिन माद्रुगा ने कभी इस इलाके में ड्राइव नहीं की थी और वह अपनी कार किसी और को चलाने नहीं देता था। उसी समय इलाके में बर्फीले तूफान के कारण तलाशी अभियान रोक दिया गया। एक स्थानीय व्यक्ति, जोसेफ शॉन्स, ने बताया कि 24-25 फरवरी की रात वो उसी जगह फंस गया था जहां ये कार मिली थी। शॉन्स को उसी रात हल्का हार्ट अटैक भी हुआ और उसने देखा कि कुछ लोग उसकी कार के पास थे, जिनमें से एक औरत एक बच्चे को पकड़े हुए दिख रही थी। उसने मदद के लिए पुकारा, लेकिन वो लोग चुप हो गए और अपनी लाइट्स बंद कर दी। इसके बाद एक महिला ने बताया कि उसने ब्राउनविले के एक स्टोर में चारों लड़कों को 3 मार्च को देखा था, जो कि कार मिलने वाली जगह से 30 मील दूर था। स्टोर के मालिक ने पुष्टि की कि लड़कों ने वहां से ब्रिटो और चॉकलेट मिल्क खरीदा था। इस गवाही को पुलिस ने गंभीरता से लिया, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया था कि ये पांचों कहाँ गए और उनके साथ क्या हुआ। ये कहानी हर कदम पर नए सवाल खड़े करती है और रहस्य को और भी गहरा बनाती है। पुलिस जांच में लगी हुई थी और पूरे शहर में यह घटना की जानकारी आग की तरह फैल गई। तभी कुछ महीनों बाद 4 जून को, जैसे ही ऊंचाई पर बर्फ पिघलना शुरू हुई, एक समूह मोटरसाइकिल सवार एक कैंपसाइट पर गए जो अमेरिका के फॉरेस्ट सर्विस द्वारा संचालित एक ट्रेलर के पास था। वहां उन्होंने ट्रेलर का दरवाज़ा खोला तो एक सड़ती हुई लाश की भयानक गंध ने उन्हें घेर लिया। वह लाश वायहर की थी। जब खोजी दल ने ट्रेलर से मोंटेगो की जगह तक का रास्ता दोबारा देखा तो अगले दिन उन्हें माद्रुगा और स्टर्लिंग के शव मिले, जो कार से 11.4 मील की दूरी पर अलग अलग तरफ पड़े थे। माद्रुगा की आधे से ज्यादा लाश को जानवरों ने खा लिया था, जबकि स्टर्लिंग की केवल हड्डियां बची थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि दोनों की मृत्यु हाइपोथर्मिया के कारण हुई थी। पुलिस ने अनुमान लगाया कि इनमें से एक ने अंतिम क्षणों में नींद का शिकार बनकर अपनी जान दी, जबकि दूसरा उसके पास बैठा रहा और उसी हालत में चला गया। 2 दिन बाद एक खोजी दल में शामिल होते हुए ह्वेट के पिता ने ट्रेलर के उत्तर पूर्व में एक झाड़ी के नीचे अपने बेटे की रीढ़ की हड्डी पाई। पास में उसके जूते और जीन्स थे, जिन्होंने शव की पहचान में मदद की। अगले दिन एक डिप्टी शेरिफ ने झाड़ी के नीचे से एक खोपड़ी पाई, जो बाद में दंत रिकॉर्ड से ह्वेट की ही निकली। उसकी भी मृत्यु हाइपोथर्मिया से हुई थी। जबकि ट्रेलर के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में एक चौथाई मील की दूरी पर खोजकर्ताओं ने सड़क पर 3 फॉरेस्ट सर्विस कंबल
और एक जंग खाई फ्लैशलाइट पाई। ये नहीं बताया जा सका कि ये सामान वहाँ कब से था। चूंकि मैथियस ने अपनी दवा नहीं ली थी, उसकी तस्वीरें पूरे कैलिफोर्निया में मानसिक संस्थानों को वितरित की गईं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। वायहर का शव एक बिस्तर पर था, जिस पर 8 चादरें लिपटी हुई थीं। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसकी मृत्यु भूखमरी और हाइपोथर्मिया के कारण हुई थी। वायहर ने 200 पाउंड का लगभग आधा वजन खो दिया था। उसकी दाढ़ी के बढ़ने से संकेत मिलता था कि वह आखिरी बार शेव किए जाने के बाद 3 महीने से अधिक जीवित रहा। उसके पैरों में गंभीर बर्फीली चोटें थीं। बिस्तर के पास उसकी कुछ व्यक्तिगत चीजें थीं, जिनमें उसका वॉलेट, एक अंगूठी और एक सोने की चेन शामिल थी। हालांकि सबसे बड़ा रहस्य यह था कि वायहर ने इस स्थिति में कैसे कदम रखा। ट्रेलर के फायरप्लेस में आग नहीं लगी थी, जबकि जलाने के लिए पर्याप्त माचिस और पेपरबैक उपन्यास मौजूद थे। भारी फॉरेस्ट्री कपड़े वहीं रखे थे, जबकि सी रेशंस के डिब्बे खोले गए थे। सी रेशंस या कॉम्बैट रेशंस अमेरिकी आर्मी द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्री पैकेज्ड भोजन थे, जो विशेष रूप से युद्ध स्थितियों में सैनिकों के लिए बनाए गए थे। वायहर के परिवार का कहना था कि उसकी मानसिक विकलांगता के कारण उसे सामान्य समझ नहीं थी। उसके व्यवहार से यह भी संकेत मिलता है कि वह अकेला नहीं था। मैथियस के जूते ट्रेलर में पाए गए और सी रेशन खोले गए थे, जिससे स्पष्ट होता है कि वह वहां था। ये सभी रहस्य उस रात के घटनाक्रम को और भी पेचीदा बना देते हैं, जब ये लड़के अचानक गायब हो गए थे। ये कहानी हर पल में नई जिज्ञासा और उलझन पैदा करती है, जो इस रहस्यमय मामले को और भी गहरा बनाती है। अब आते हैं कुछ थियोरीज पर। पुलिस का मानना था कि शायद वे अपने घर लौटते समय ओरोविल के पास एक गलत मोड़ लेकर पहाड़ी सड़क पर चले गए थे। जो भी कारण हो, इन लोगों ने अपनी कार को छोड़ दिया। वे वापस सड़क पर नहीं लौटे, बल्कि उसी दिशा में चलते रहे जहां वे पहले जा रहे थे। आगे ठंड के कारण और कोई ठहरने की जगह ना मिलने के कारण वह सब ठंड में मर गए। पुलिस लगातार जांच करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी जांच बेकार साबित हुई। हर सुराग पर चलने के बाद भी उन्हें कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। जांच अधिकारी लगातार नए तथ्यों और गवाहों की तलाश में थे, लेकिन इस पहेली को सुलझाने में वे असफल रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये मामला और भी रहस्यमय होता गया और परिवारों की उम्मीदें धीरे धीरे फीकी पड़ने लगीं। आखिरकार इन 5 दोस्तों की रहस्यमय और दर्दनाक कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि जंगलों की गहराइयों में क्या छिपा हो सकता है। 46 साल बीत जाने के बाद भी इस घटना का रहस्य अभी तक अनसुलझा है। उनके परिवारों के लिए यह एक निरंतर दुख का स्रोत है और हर साल जब बर्फ पिघलती है, तब उनके मित्रों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। क्या यह एक गलत मोड़ था या कुछ और, जो उन्हें उस सुनसान पहाड़ी पर ले गया? हर नए सबूत और हर नई थ्योरी हमें उनकी अंतिम घड़ी के करीब ले जाती है, लेकिन फिर भी सच्चाई एक पहेली बनी हुई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसी दिलचस्प और थ्रिलिंग कहानियाँ आपके लिए ला सकें।